दोस्तों जब कभी भी मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को पर्सनल भरता हूँ या किसी क्लाइंट की भरता हूँ, सबसे बड़ी दुविधा एक रहती है, चाहे खुद आप भी भर रहे हो, कि मैं अपने आईटीआर भरते वक्त फॉर्म 16 को बेस बनाऊँ या 26 एएस को बेस लूँ। टीएएस में कुछ और आ रहा है, एआईएस में कुछ और आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और एंट्री आई हुई है। अगर बिजनेस वाला हूँ तो जीएसटी रिटर्न भी भरता हूँ। कन्फ्यूजन आती है ना, क्या बेस बनाओ, कल को इनकम टैक्स का नोटिस लग गया तो इनकम टैक्स वाला क्या पूछेगा, मुझे क्या देना है। एक बेस तो लेके चलना पड़ेगा, और सही बेस कौन सा है अगर सबके अंदर इंफॉर्मेशन गलत आ रही है। अभी टीआईएस है, कई जगह टीआईएस में इंफॉर्मेशन गलत है। प्रॉपर्टी बेची है मैंने 1 करोड़ की ज्वाइंट में, एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे में भी 1 करोड़ आ रहा है, उसमें भी 1 करोड़ आ रहा है। कई केसों में वो 1.5 करोड़ भी आ रहा है, यानी कि मैंने टीडीएस काटा है वो भी दिख रहा है, और रजिस्ट्रार ने भी अपलोड कर दिया, तो मेरे में दिखा रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी 1.5 करोड़ की। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, मेरे क्लाइंट के केसों में बहुत सारा हुआ है। एफडी कराई है मैंने 10 लाख की, आ रही है 5 लाख की, कई जगह आ रही 20 लाख की। मैंने शेयर बेचे हैं 50 लाख के, दिखा रहा है 1 करोड़ के, या किसी केस में 25 लाख के भी। तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आपको बेस लेना कैसे कैसे है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल। ये देखिए, ये टीआईएस है किसी का। अब मैंने उनका टीआईएस को डाउनलोड करा, 26 एस में जो आ रहा है वो तो लेना जरूरी है, क्योंकि मेरा बेस 26 एस है। 26 एस के बेस पे इंटीमेशन प्रोसेस होती है। ये जो टीआईएस और एआईएस है और जो बैंक स्टेटमेंट है, इसको आपको रिकनसाइल करना है एक्चुअल इनकम के बेसिस पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, यानी कि टैक्स पेयर को हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, या ये ना 100 करोड़ का आदमी होगा या 10 करोड़ का होगा, 10 करोड़ के पास होंगे थोड़ा ना, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस मैं। अब मैंने इसकी आइडिया कैसे भरी बताऊँ। मैंने पहले इसका देखा, डिविडेंड 125 रुपये लिखा हुआ है। मैंने इसकी बैंक स्टेटमेंट चेक करी, उसमें 800 रुपये डिविडेंड टोटल आया हुआ था। मैं राउंड ऑफ में लिख रहा हूँ, 825 812 ऐसे कुछ हो सकता है। अब मैंने चेक करा ऐसा क्यों, तो मुझे पता चला एक पार्टी ने डिविडेंड दिया हुआ है 700 रुपये के आसपास, उसने रिपोर्ट नहीं करा, लेकिन मेरे बैंक में आया हुआ तो मेरी इनकम है, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने ये लिया जो मेरे बैंक आया, मेरा बेस तो वही है। कल को वो कहेगा इनकम टैक्स वाला कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में इतना डिविडेंड आया हुआ है, आपने क्यों नहीं दिखाया। मैं नहीं कह सकता कि आपके पास 125 है, वो साफ कह देगा यार आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, आपने अपनी बैंक नहीं देखा, आपके पास पैसा आया हुआ है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग से यहाँ आया हुआ है 4,626, एक्चुअल में 9,000 के आसपास था, ये 9K, यहाँ लिख देता हूँ 9K। फिर मैंने ये चेक करा कि भाई ये कम क्यों आ रहा है इसके अंदर या इतना, तो मैंने देखा जो 31 मार्च का इंटरेस्ट था वो इसमें लिया हुआ ही नहीं है। 90% केसेस के अंदर जो 31 मार्च का इंटरेस्ट है हमारे पास 1 तारीख को आता है, तो हो सकता है वो आपका इंक्लूड हो या इंक्लूड ना हो, तो चेक कर लें अपनी बैंक स्टेटमेंट। यहाँ मैंने बैंक स्टेटमेंट को बेस बनाया क्योंकि आ चुका है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये मुझे लगता है 99% केस में ठीक है। 26 एस में भी यही आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, लेकिन बैंक में तो 1 रुपया भी नहीं आया। क्यों, मेरी एफडी के अंदर ऐड होता रहता है ना, लेकिन आपको एक्रूअल बेसिस पे एफडी का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको बेस बनाया। क्यों भैया, एफडी का तो 5 साल बाद आएगा तो टैक्स पे नहीं करोगे, इसका इंटरेस्ट भी लूँगा और जो उसके ऊपर टीडीएस कट रहा है उसका बेनिफिट भी लूँगा। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अगला, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो सबका गलती आ रहा होगा, मुझे तो अब तक एक का भी ठीक भी नहीं मिला। यहाँ आता 1,76,000। अब यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, जितने भी लोग हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट का, एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकलती है, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट, उसको आपको बेस बनाना है। यहाँ जो भी लिखा हुआ है टीआईएस में उसको बेस नहीं बनाना। उसके अंदर क्या आ रहा था, 3 लाख, तो हमने वो लिया। भाई एक मेरा ब्रोकर है, उसने मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करके दे दी, हमें तो याद तो रहता नहीं ना, हम अकाउंटिंग करते हैं उसकी। जो उसमें लिखा हुआ है वो फाइनल फिगर आपको लेनी है, इसको भी इग्नोर कर दो। 26 ईयर्स के एसएफटी में भी कुछ भी आ रहा है उसको भी इग्नोर कर दो, वो आपका बेस बनेगा। कैपिटल गेन स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रोकर, वो लेना है। बिजनेस रिसिप्ट्स, यहाँ बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। यहाँ पे थी 635। अब इस केस में क्या हुआ, 2-2 लाख की 3 एंट्री थी 26 ईयर्स के अंदर, जो एक एंट्री रिवर्स भी होगी 2 लाख की, तो एक्चुअल में तो ये 4 लाख ही था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 6 लाख। तो मुझे एक्चुअल बेसिस पे 26 ईयर्स को बेस बनना पड़ा। क्यों, एक एंट्री रिवर्स तो हो गई है, लेकिन यहाँ वो पूरी आ रही है, तो मुझे 4 लाख की इनकम लेनी पड़ी, 4 लाख की बिजनेस की इनकम। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, एफडी 25 लाख की एफडी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 25 के आ रही 45 के, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लेना था, मैंने इंटरेस्ट ले लिया। हालांकि इस केस में 50 लाख की एफडी थी, लेकिन फिर 25 लाख की रिपोर्टिंग कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज, ये परचेज भी गलत थी इसमें, लेकिन मेरा कोई रेलिवेंट नहीं है आईटीआर के रेफरेंस में। क्यों, मुझे अपनी सेल दिखानी है, जो प्रॉफिट हुआ है वो दिखाना है,
और ऑलरेडी यहाँ के केस में सेल एंड सिक्योरिटीज़ के केस में मैं अपना स्टेटमेंट मंगवा चुका हूँ कैपिटल गेन का, और उसमें जो वैल्यू आ रही है मैंने उसको बेस बनाया है। अब मैं बताता हूँ बैंक स्टेटमेंट का क्या रोल है। ये सब दोस्तों चीज़ें जो होती हैं, इसके अलावा एक बार बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जो इनकम इसमें आ रही है वही बैंक में आ रही है। हो सकता है कुछ ऐसा पैसा भी बैंक में आया हो जिस पे TDS ना कटा हो या जिसमें रिपोर्टिंग ना हो, छोटा छोटा 1000 रुपये 1500 रुपये, वो मैं अपनी सिर्फ 4 लाख की इनकम में ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरी एक कंपोजिशन बन के तैयार हो जाएगी, और आपको इन रिकॉर्ड को संभाल के रखना है। इसका एक रिकन्सिलेशन जरूर बना लेना है कि अगर मैंने बढ़ाया है, जैसे मैंने 125 की जगह 800 बढ़ाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बढ़ाया है? तो ज़्यादा ही तो दिया है। लेकिन अगर आप इसे कम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका यहाँ 800 रुपये आता और यहाँ दिखता आपके पास आया 125 रुपये, तो फिर आप 125 रुपये ले लीजिए, और आप ये देख लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कोई डिविडेंड नहीं आया है। यहाँ पे रिमार्क लिख लीजिए, ताकि कल को केस लगता है, कोई पूछता है तो आप इसका रिकन्सिलेशन जरूर दे सकें। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, रात दिन एक कर देते हैं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा। नोटिस कैसे आता है, इंटीमेशन का टैक्स कैसे जमा कराना है, रिफंड कम आया है तो उसको ठीक कैसे करना है, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि मुझे TIS बेस लेना है, 26 CS को बेस लेना है, फॉर्म 16 बेस है, सैलरी मेरी अप्रैल की मार्च में आ रही है, मार्च की अप्रैल में आ रही है, तो किस चीज़ को बेस बनाना है। इस वीडियो से बड़ी हेल्प मिलेगी उस बंदे को, और यकीन मानिए इनकम टैक्स की नोटिस को 100% बच जाएगा अगर उसने पूरी वीडियो देख ली तो। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।